हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने हमारी 12th बायोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, एज आई सेड कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद भी उन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। ठीक है, तो आज हम जो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं विल डिस्कस दैट टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दैट इज वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल क्यों है, ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ये जब हमने फर्स्ट क्लास को डिस्कस किया था हमने तभी डिस्कस किया था उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसको हमने वापस नहीं बनाया तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी, वो स्पीशीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, जो स्पीशीज़ है रिप्रोडक्शन उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। अगर रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस नहीं हुआ तो दैट स्पीशीज़, या अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट ही करना बंद कर देगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कंटिन्यूटी जो है किसी भी स्पीशीज़ की, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बनी रहे। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होता है मेन, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका बेसिक सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, इफ इट डज नॉट हैपन इट विल द लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बाद में। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल या एसेक्सुअल। ठीक है, और जो भी बेटर है वो क्यों है, वाई। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो आई थिंक जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ बेटर एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जब हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक, तो जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही होता है जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली। तो जब उसमें कोई जेनेटिक चेंजेस ही नहीं होंगे तो वो जो पहली जनरेशन थी वैसी की वैसी दूसरी जनरेशन होगी। ठीक है, तो वो जेनेटिकली इवॉल्व कर ही नहीं पाएगा। जो अगर कभी वर्स्ट कंडीशंस आती है, वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस आती है, तो उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सारी की सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो सेम ऑर्गेनिज्म के भी हो सकते हैं और दो ऑर्गेनिज्म से आए हुए भी हो सकता है, फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में मिलता है, और जो बेबी होता है और जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जेनेटिक इवोल्यूशन आता है, आगे बढ़ता है वो जेनेटिकली। और ये जेनेटिक इवोल्यूशन क्या करता है कि जो स्पीशीज़ होती है या जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें अच्छे मॉडिफिकेशंस लेके आता है, सो दैट वो जो एडवर्स कंडीशन है, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, उन सब के साथ वो इजीली खुद को अडेप्ट कर सके। सो दैट इज़ वाई आई थिंक कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल वंस, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, वो बेटर एडेप्टेबिलिटी रखता है क्योंकि उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। द थर्ड क्वेश्चन इज वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन। ठीक है,
ये हमको पूछ रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग जो बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हम उसको क्लोन क्यों कहते हैं। ठीक, हमने जब स्टार्ट की थी क्लास तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। हम उन ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो it is the production of the new offspring that just involves one parent। ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता तो जैसा पेरेंट होता है वैसा कि वैसा ऑफस्प्रिंग भी होता है। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर similar genetically as well as morphologically to their सिबलिंग्स, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, फेलो ऑफस्प्रिंग्स जो उनके हैं, एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से और अपने पेरेंट्स से, इसलिए जो भी ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं हम उनको क्लोन कहते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई, एंड इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। तो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, तो हम हमेशा कभी भी कोई चीज़ को आंसर करने से पहले उस चीज़ के हमेशा डेफिनेशन को मन में भी रखेंगे और उस आंसर में भी मेंशन करेंगे। ठीक है, सो दैट आगे टीचर को हमेशा पता चले कि वी नो हाउ टू फॉर्म एन आंसर, हाउ टू राइट एन आंसर, प्लस हमें नॉलेज है। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ आती है तो यू शुड ऑलवेज डिफाइन दैट फर्स्ट। हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखनी है हर चीज़ में, सिर्फ इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में नहीं। हमेशा जब आपसे कुछ भी चीज़ पूछी जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें हमेशा हमको डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करनी चाहिए ताकि पता लगे कि हाँ हमको आता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द वे हाउ एन आंसर शुड बी स्टार्टेड। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं उनके बेटर चांसेस हैं या नहीं है, अगर है तो क्यों है, और क्या हमेशा ही ऐसा होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल साथ में आएगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स साथ में आएंगे मेल और फीमेल दोनों से, और वो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें उन दोनों के ही जेनेटिक मटेरियल्स आएंगे। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के आएंगे। इससे क्या हो रहा है कि वो जो जनरेशन है वो जेनेटिकली इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है उसमें। तो इस जेनेटिक इवोल्यूशन या इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो उसको कंडीशंस आगे मिलेगी
उस हिसाब से वो खुद को बेटर अडेप्ट कर पाएगा, जल्दी अडेप्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर पेरेंट में कुछ ख़राब चीज़ें जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर जो पेरेंट स्पीशीज़ है, पेरेंट जनरेशन है, वो किसी एक क्लाइमेट को सहन नहीं कर पा रही है, वो जब अनफेवरेबल क्लाइमेट उनके लिए आया तो वो सारी मतलब ख़त्म हो गई। तो आगे है ना कि अगर वापस वो कभी जो बच गए तो वो अगर वापस रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो सारी स्पीशीज़ भी उस क्लाइमेट में ख़त्म हो जाएगी। तो सर्वाइवल के बेटर चांसेस के लिए थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन आना ज़रूरी है कि जब थोड़ी बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस आएँ तो वो उसमें सर्वाइव कर सके, उससे अडेप्ट कर सके, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर। अब इन्होंने पूछा कि इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। अब जेनेटिक वेरिएशंस तो बहुत तरह की होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ठीक है। हम आगे जाके बायोलॉजी में सुनेंगे कि बहुत सारी डिजीज़ेस होती है इन्हीं जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। उनमें से जैसे सपोज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें हीमोफीलिया का, ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो उनमें से एक एब्सेंट होता है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो उस केस में ब्लीडिंग जो होती है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, क्लॉट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, लेकिन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर, लेकिन इज दिस स्टेटमेंट मतलब हमेशा के लिए क्या ये स्टेटमेंट सच है? नहीं, हमेशा के लिए स्टेटमेंट सच नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी की कंडीशंस हैं वो ख़राब होती है, या जिस वजह से सर्वाइवल की जो रेट्स है वो कम हो जाती है। हमेशा जो ऑफस्प्रिंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं हमेशा बेटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जेनेटिक वेरिएशन उनके फेवर में हुआ है तो इट इज़ गुड, अदरवाइज इट्स नॉट, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट बनाना चाहें, एक फ्लो चार्ट में अगर आंसर लिखना चाहें तो वो होगा sexual reproduction, fusion of male and female gamete, genetic material of two parents come together, ठीक है। इससे क्या हुआ, जेनेटिक एवोल्यूशन या जेनेटिक वेरिएशन लिख देते हैं, ठीक है। जिस वजह से ये क्या हुआ, इवॉल्व हुआ जेनेटिकली, ठीक है, जिसकी वजह से better adaptability to the environment, hence
better chances of सर्वाइवल। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं उन वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कंपेयर टू दी ए सेक्शुअल वन, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल था पेरेंट्स का वही सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है उनके ऑफस्प्रिंग में, तो कोई जेनेटिक इवोल्यूशन नहीं आएगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। इस वजह से चांसेस हैं कि उनके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम हो। लेकिन अगर जब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये हमेशा सच है कि जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं वो हमेशा ही बेटर होंगे, तो द आंसर इज नो। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें उसका, ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशंस are not always favorable। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो हीमोफीलिया। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम asexual reproduction differs from those formed by sexual reproduction। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, या आई विल सेव दिस। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट से बनती है, और ये ठीक है, ये जो होती है अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होती है, identical to parents and among themselves। ठीक है, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम जो लिखेंगे, it generally involves mitotic division and it involves meiotic
डिवीजन। ठीक है, अब इनका बेसिक अगर जो हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ प्रोजेनी के लेवल पे बात करें कि सिर्फ ऑफस्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, तो उस केस में हम सिर्फ एक ही डिफरेंस लिखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होती है, प्लस जो अपनी फेलो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, मतलब जो उनके सिबलिंग्स होते हैं वो उनसे भी आइडेंटिकल होती है, और जेनेटिकली प्लस मॉर्फोलॉजिकली दिखने में प्लस जेनेटिक लेवल पे भी वो सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स के और अपने सिबलिंग्स के। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी बनते हैं वो ना अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ना ही अपने सिबलिंग से। ठीक है, एग्जैक्ट सिमिलर वो दोनों से ही नहीं होते, ना पेरेंट्स से ना सिबलिंग से। ठीक है, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा कंपैरेटिवली स्मॉलर इंडिविजुअल्स में होता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली जो स्मॉलर एनिमल्स हैं क्लास वाइज जैसे इनवर्टिब्रेट्स, लोअर कॉर्डेट्स एक्सेट्रा, वो उनमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर क्लास या हायर टाइप्स ऑफ एनिमल्स में होता है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूजुअली बाय पेरेंटल होता है, उसमें जनरली दो पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स। ठीक है, जो अपन थर्ड पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फोर्थ पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें माइटोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फोर्थ पॉइंट है कि उसमें जनरली माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवीजन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो डिवीजन होता है दैट इज जनरली मियोटिक टाइप ऑफ डिवीजन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। फिफ्थ होता है कि जो प्रोजेनी होती है उनकी ऑफस्प्रिंग्स होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी होती है दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। सिक्स पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशन इज पॉसिबल, हेंस देयर आर बेटर चांसेस ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ये डिफरेंसेस लिख देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction। ठीक है, इसमें asexual लिखेंगे और इसमें sexual लिखेंगे। asexual में फर्स्ट क्या हो जाएगा कि ये लोअर एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, ये हायर में।
सेकंड है कि इट इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, मतलब हमेशा एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें यूजुअली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बाय पेरेंटल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। Sexual reproduction involves formation of gametes, ठीक है। फोर्थ होगा एसेक्सुअल में कि जो प्रोजेनी फॉर्म होती है they are genetically and morphologically identical to the parents as well as themselves. Sexual reproductions में they are different or unique. फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जेनेटिक इवोल्यूशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो बिल्कुल नहीं होता, एब्सेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इवोल्यूशन इज प्रेजेंट क्योंकि 2 गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाउ विल कम टू अनदर क्वेश्चन, that is what is vegetative propagation and give 2 suitable examples, ठीक है। तो हमने देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें कि प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम दे देते हैं क्योंकि उसमें भी उसमें भी 2 गेमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट्स वाई वी कॉल इट कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, ठीक है। अब जब हमको उसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है, तो उस केस में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बनाना का, ग्रेप्स का, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफ़ी बेनिफिशियल होता है उस केसेस में कि जो सीडलेस प्लांट है या जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिससे सीड्स क्या होते हैं कि जिस सीड्स से ही पूरा प्लांट बनता है, ठीक है। तो जो प्लांट सीड्स ही नहीं बना सकते तो ऐसा नहीं है कि अब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम एक प्लांट का एक पार्ट लेके जब हम उसको ग्रो करते हैं तो इट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था रनर, राइजोम, ट्यूबर्स, ये सब एग्जाम्पल जब हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे तो हमने यही देखा था कि वो स्टेम्स के मॉडिफिकेशन थे। उनमें से मोस्टली जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स थे, जो वो पार्ट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को करते हैं, इनेबल कर पाते हैं, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वो पार्ट प्लांट का जिससे पूरा एक प्लांट, नया प्लांट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। उसके एग्जाम में हमने देखा था रनर, राइजोम, ट्यूबर एक्सेट्रा, तो उन प्लांट से एक पूरा नया प्लांट वापस ग्रो कर सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन प्लांट्स, ठीक है। नाउ comes the second next question, that is define juvenile phase, reproductive phase and senescent phases. तो फर्स्ट है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? यंग, ठीक है। तो
जुवेनाइल फेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है। जो बर्थ के बाद जो एक ग्रोथ पीरियड आता है बिफोर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उससे पहले का जो ग्रोथ पीरियड होता है दैट इज जुवेनाइल फेज, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज, reproductive phase is the phase in which the individual is capable of reproducing sexually, ठीक। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो वी कैन डिफाइन इट एज अ फेज व्हेन an organism is capable of reproducing sexually, ठीक है। Now the third one is the senescent phase, ठीक है। अब ये जो फेज होता है दिस फेज लाइज बिटवीन द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज एंड द डेथ, ठीक है। इस मतलब ये जो फेज होता है इसमें there's deterioration of the body, मतलब बॉडी प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द डिटीरिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मतलब सेनेसेंट फेज को अगर हम बॉडी के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो अपन ये कह सकते हैं कि जब बॉडी का एनाबॉलिज्म, मतलब जब बॉडी की बिल्डिंग जो कैपेसिटी है, बिल्डिंग जो रिएक्शंस है वो कम हो जाए एज कंपेयर्ड टू द डिग्रेडिंग रिएक्शन दैट इज द कैटाबॉलिज्म, तो हम कह सकते हैं कि वो ओल्ड एज है, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन इट एज सेनेसेंस मीन्स ओल्ड एज, ठीक है। तो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट बिगिन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ लाइफ स्पैन द बॉडी प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स डिटीरिएशन, मतलब द मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स टू स्लो डाउन एंड the catabolic reactions are more as compared to the anabolic one, ठीक है। जो डिग्रेड करने वाली रिएक्शन है catabolic reactions are more as compared to the anabolic one, मतलब बनाने वाली रिएक्शन से, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई। अब हमने ऑलरेडी ये काफ़ी क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। इन दोनों के फ्यूजन से क्या होता है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल साथ में आता है। दोनों का जब जेनेटिक मटेरियल साथ आएगा तो जो उसका ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इवॉल्व होगा, क्योंकि उसमें वो मेल का क्रोमोसोम मतलब उसका डीएनए मटेरियल और फीमेल का डीएनए मटेरियल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों का जेनेटिक मटेरियल है वो एक साथ आता है
और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, तो इट क्रिएट्स अ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेटर कैपेसिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी रखता है, ठीक है। वो अपना जो बाहर का क्लाइमेट है, जो कंडीशंस हैं, उससे अडेप्ट हो सकता है। इस वजह से जब वो कंडीशन से अडेप्ट हो जाएगा तो उसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो भी बेटर हो जाते हैं। दैट्स वाई जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है और जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को क्लाइमेट से बेटर अडेप्ट करा सकता है एंड हेंस गिव्स द बेटर चांसेस टू सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। इसका आंसर है कि जो गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स, ठीक है, और मियोसिस है दैट इज द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इतना बेसिक वी नो। रिडक्शन मियोसिस हमने 11th में पढ़ा था और गैमेटोजेनेसिस जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। तो अब ये इंटरलिंक्ड कैसे होते हैं? जो मियोसिस जो होता है, ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, वो जनरली डिप्लॉयड होता है। तो मियोसिस क्या करता है कि उस पेरेंट सेल से हैप्लॉइड गेमीट्स बनाता है, ठीक है। तो जनरली जो गेमीट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, इसलिए गेमेटोजेनेसिस और मियोसिस जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड पेरेंट सेल के जो गेमेट्स हैं उनको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। Another one is identify each part in a flowering plant and write whether it is haploid or diploid. ओवरी और एंथर होते हैं जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ओवरी इज डिप्लॉयड 2n, एंथर इज ऑल्सो डिप्लॉयड 2n। एग और पोलन जो होते हैं वो मेल और फीमेल और मेल गेमीट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एग फीमेल गेमीट होती है, पोलन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये दोनों n और n होंगे हैप्लॉइड गेमीट्स, ठीक है। मेल गेमीट कोई भी होगा n हैप्लॉइड। जाइगोट जो होता है वो दोनों गेमीट्स के फ्यूजन का रिजल्ट होता है, वो एक सिंगल सेल जो होता है वो दोनों गेमीट्स के फ्यूजन का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए जाइगोट क्या होता है 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। सो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं। हम जो एनसीईआरटी के बीच में भी चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ओके।